मैं डॉक्टर सुनीता नंदन कक्षा 11वीं के लिए अभिव्यक्ति और माध्यम में पुस्तक का पहला चैप्टर जन संचार के माध्यम भाग 2 लेकर आई हूँ। भाग 1 में हमने पढ़ा संचार क्या है और संचार के कितने प्रकार हैं। भाग 2 में पढ़ेंगे संचार के कार्य। संचार के कार्य क्या है, यानी कि संचार के कौन कौन से कार्य हैं, कौन कौन से काम हैं। संचार की वजह से दैनिक जीवन में बहुत महत्व है। संचार के निम्नलिखित कार्य हैं। संचार का प्रयोग दैनिक जीवन में जरूरत की पूर्ति के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। जैसे अपने किसी दोस्त से पुस्तक मंगवाने के लिए हमने फ़ोन कर दिया और वो अब बुक उसने भिजवा दी, हमने संदेश दे दिया संचार के माध्यम से, यानी कि संचार किया। संचार का मतलब क्या था? एक अपने विचार दूसरों तक पहुंचाए कि मुझे आपकी कॉपी चाहिए, आपकी बुक चाहिए, तो ज़रूरत की पूर्ति के लिए। संचार का पहला काम है आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। दूसरा है प्राप्त जानकारी दूसरों तक। संचार का जो दूसरा काम है, जीवन में कुछ सूचना प्राप्त करवाने का कार्य भी संचार करता है। इसी प्रकार प्राप्त जानकारी को दूसरों तक पहुंचाने में भी हम संचार का प्रयोग करते हैं। सूचना प्राप्ति, सूचना देने का कार्य, चाहे हमें भी किसी से सूचना मिले या हमारे पास कोई अच्छी सूचना है तो हम किसी दूसरों तक पहुंचाएं, वो काम भी संचार के माध्यम से होता है। तीसरा है नियंत्रण। नियंत्रण की प्रक्रिया में संचार का मुख्य कार्य है। संचार के द्वारा हम किसी के व्यवहार को नियंत्रित करने का ध्यान दीजिए, किसी के व्यवहार को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। जैसे कक्षा में अध्यापक विद्यार्थियों को संचार के द्वारा ही, चाहे उसने संकेत किया, बच्चा टीचर उसमें कक्षा में पढ़ा रहा है, दो बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं, तो टीचर का उनकी तरफ देखना ही बच्चों को नियंत्रण करना है। बच्चे समझ गए अध्यापक की भाषा, चाहे वो संकेत किया, चाहे और किसी माध्यम से कहा, ये सब क्या कहलाया? नियंत्रण कहलाया। अगला है अभिव्यक्ति। पहला था जरूरत की पूर्ति के लिए, दूसरा था जो हमारे पास जानकारी है वो खुद किसी दूसरे के पास जानकारी है खुद लेने के लिए, अपने पास जानकारी है तो दूसरों को देने के लिए, नियंत्रण करने के लिए। अगला है अभिव्यक्ति के लिए। अभिव्यक्ति संचार का मुख्य कार्य है। संचार का उपयोग हम अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए संचार का काम करते हैं। संचार का कार्य है भावनाओं की अभिव्यक्ति। अगला है सामाजिक संपर्क। सामाजिक संपर्क, सामाजिक संपर्क बढ़ाने का काम भी संचार बखूबी करता है। किसी भी समूह या समाज में आपसी संपर्कों को बढ़ाने के लिए हमें संचार का ही सहारा लेते हैं। व्यक्ति अपने संचार कौशलता के बल पर सामाजिक संबंध और सामाजिक संपर्क बढ़ाता है। अगला है समस्या के समाधान के लिए। समस्या का समाधान करना भी संचार का प्रयोग समस्या के समाधान करने के लिए भी करते हैं। किसी व्यक्ति की समस्या के लिए व्यक्ति अंतर्व्यक्तिक संचार का प्रयोग करता है और समाज की समस्याओं को दूर करने के लिए, मतलब अपने समस्या को तो अंतर्व्यक्तिक और समाज की समस्या को दूर करने के लिए समाज के समूह संचार को काम में लाता है। भाई खुद की है तो अंतर्व्यक्तिक, और अगर पूरे समाज की है तो समूह के रूप में समूह संचार का प्रयोग करता है। अगला है अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करने के लिए। हम किसी वस्तु, विषय या संदेश के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को संचार के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। जब हमें कोई संदेश मिलता है तो हमें अच्छा लगा, सकारात्मक, नहीं लगा, नकारात्मक, अपनी सकारात्मक और नकारात्मक जो प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं वो संचार के माध्यम से ही करते हैं। जो संचार मिला, यानी कि हमें कोई संदेश प्राप्त हुआ तो देखेंगे कि हमें अच्छा लगता है, हमारी सोच उसके प्रति नकारात्मक है या सकारात्मक। तो संचार के कार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने संदेश दूसरों तक पहुंचाने के लिए, दूसरों के संदेश प्राप्त करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए, अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए, सामाजिक संपर्क बढ़ाने के लिए, समस्या के समाधान करने के लिए, और अपनी प्रतिक्रिया सकारात्मक है या नकारात्मक, किसी कोई संदेश मिला तो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए, ये सबके संचार, इन सब में संचार का प्रयोग किया जाता है। संचार के कार्य। अगला प्रश्न इसमें बनता है कि संचार के तत्व कौन कौन से हैं।
संचार के तत्व कौन कौन से हैं? संचार के तत्वों का सार लिखिए। संचार के तत्व कौन कौन से हैं? संचार के तत्वों का सार लिखिए। तो सबसे पहले कहा जा चुका है कि संचार क्या है? एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में कई तत्वों, कई चरणों का योगदान रहता है। इस संचार की प्रक्रिया में कई तत्व शामिल हैं। यहाँ हम प्रमुख तत्वों का वर्णन करेंगे। सबसे पहला होता है स्रोत। स्रोत या संचारक, जो संचार दे रहा है, जो बात संदेश दे रहा है, वो व्यक्ति, जहाँ से हमें सूचना मिली है, जहाँ से हमें संदेश मिला है, उसको कहेंगे स्रोत। जब कोई संचारक या स्रोत एक उद्देश्य विशेष के साथ अपने विचार, अपने संदेश, अपनी भावना को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, तो संचार क्रिया शुरू होती है। सबसे पहला तत्व हुआ कि जब कोई व्यक्ति अपने संदेश को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है तो संचार क्रिया शुरू होती है। कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति ही संचार का सबसे प्रमुख तत्व है। व्यक्ति ही संचार का सबसे प्रमुख तत्व है, जिसे हम स्रोत कहें या संचारक कहें। दूसरा है कूटीकृत। कूटीकृत एनकोडिंग यानी कि भाषा। जब संचारक कौन था? कोई भी आदमी जब अपने संदेश को, जब अपने भावों को दूसरे तक पहुंचाता है तो उसे भाषा, संकेत, कोई भाषा बोलेगा या कोई इशारा करेगा या कोई कोड वर्ड बनाएगा। अपने संदेश को दूसरे तक पहुंचाने के लिए किसी न किसी भाषा का प्रयोग करेगा या किसी संकेत का कोई इशारा करेगा या कोई कोड वर्ड अपनाएगा। तो ये संचार की प्रक्रिया का ये दूसरा चरण है। सफल संचार के लिए सफल कूट, सफल भाषा या सफल कोड का होना जरूरी है। कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति भावों या विचारों के माध्यम से भावों या विचारों को भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है। इसलिए जो संचारक है उसका भाषा पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए, तभी वह अपने भावों को व्यक्त कर सकेगा। इसके साथ ही संदेश प्राप्त करने वाला दूसरा व्यक्ति भी उसी भाषा से परिचित होना चाहिए। उसने जो कोड वर्ड बनाए हैं, जो भाषा वो जानता है, तो अब वो भाषा दूसरा जिसको मैसेज दे रहे, संदेश दे रहे हैं, उसका वो भी जानकार होना चाहिए। उसको भी उन भाषा का, उस संकेतों का पता होना चाहिए, तभी हमारा कि जो भाव या विचार वो अच्छे प्रकार से समझ पाएगा। अगला है संदेश। संचार प्रक्रिया का तीसरा चरण है। पहला तो था संचारक या व्यक्ति, दूसरा था उसकी भाषा या उसका कोडवर्ड या कोई उसके इशारे, तीसरा है संदेश। संचार प्रक्रिया का तीसरा चरण है जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके लिए दूसरे प्रयास किए जाते हैं। कभी भी संचारक का मुख्य उद्देश्य है अपने संदेश को उसी अर्थ के साथ प्राप्त करना तक पहुंचाना है। क्योंकि कोई भी संचारक है अपने संदेश को ज्यों का त्यों दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना होता है। इसलिए ये जरूरी है कि संचार अपने संदेश को लेकर के पूरी तरह स्पष्ट हो। संदेश इतना सरल होगा, सीधा होगा, स्पष्ट होगा, उसे प्राप्त करने वाले के लिए समझना उतना ही आसान होगा कि हम संदेश किस तरह से देना चाह रहे हैं। संदेश आसान हो, अगला अच्छे से समझ सके, ज्यों का त्यों संदेश ज्यों का त्यों दिया जा सके, ज्यों का त्यों पहुंचाया जा सके। इसलिए संदेश सरल होना चाहिए ताकि प्राप्तकर्ता उसे आसानी से समझ पाए। अगला है फोर्थ तत्व है इसका माध्यम। भाई किस माध्यम से? हमारे पास संदेश और भाषा दोनों हैं। संदेश भी है, भाषा भी है, पहुंचाने वाला भी है, संदेश मैसेज देने वाला भी है। लेकिन हमारी समस्या है कि हम उसे प्राप्तकर्ता के पास कैसे पहुंचाएं, किस माध्यम से पहुंचाएं, किस चैनल से पहुंचाएं। यदि संदेश प्राप्त करने वाला हमारे समीप या सामने है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, जो का तुम कह देंगे, भाई सामने बात कह दी। लेकिन आज वैज्ञानिक युग में जैसे टेलीफोन है, समाचार पत्र है, रेडियो है, टीवी है, इंटरनेट है, फिल्म है, ये जो आदि विभिन्न माध्यमों का आविष्कार जो हो चुका है, तो इन माध्यमों से आसानी से अपने संदेश को प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जा सकता है। मतलब ये है कहने का कि माध्यम का प्रयोग संचार प्रक्रिया का चौथा चरण है कि हम संदेश को किस माध्यम से पहुंचाते हैं। अगला है प्राप्तकर्ता या रिसीवर, संदेश को प्राप्त करने वाला। संचार प्रक्रिया में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है।
प्राप्तकर्ता प्राप्त संदेश का कूटवाचन या उसकी डिकोडिंग करता है। डिकोडिंग का मतलब है जो संदेश मिला है उसमें छिपे हुए संदेश को पहचानने का प्रयास करता है, समझने का प्रयास करता है। प्राप्तकर्ता को जो संदेश मिला है उसको उसी भाषा में समझने का प्रयास करता है। इसे हमें एनकोडिंग कहते हैं, एनकोडिंग कहते हैं, एनकोडिंग। इसको हमें एनकोडिंग यानी कि विपरीत प्रक्रिया कह सकते हैं। प्राप्तकर्ता जिसने संदेश प्राप्त किया है भाषा के चिन्हों के अर्थ निकालता है। अतः स्पष्ट है कि संचारक जो व्यक्ति था और प्राप्तकर्ता दोनों का उस कोड, उस भाषा के चिन्हों से परिचित होना आवश्यक है। मान लो कि इसने किसी के लिए कोई भी कोड बनाया और उस कोड को ये नहीं समझ रहा तो संदेश बेकार हो जाएगा। जो कोड इसने बनाया है, संचारक ने बनाया है, प्राप्त करने वाले को भी वो कोड बनाने की भाषा, कोड जानने की भाषा का ज्ञान होना चाहिए, तभी हमारा जो संदेश है वो सही तरीके से समझ पाएगा। अगला है फीडबैक। कहा जा चुका है कि संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह ही संदेश का अंतिम लक्ष्य होता है। प्राप्तकर्ता क्योंकि वहां तक पहुंच गया। प्राप्तकर्ता एक व्यक्ति, एक समूह, एक संस्था या कोई भी सभा हो सकती है, कोई भी विशाल जन समूह हो सकता है, एक ग्रुप हो सकता है। प्राप्तकर्ता को जब संदेश मिलता है तो वह उसके अनुकूल ही प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। ये प्रतिक्रिया जो उसने जैसा प्राप्त किया उसके अनुसार होगी, प्राप्तकर्ता के अनुसार होगी। उसको सकारात्मक भी हो सकती है, उसकी नकारात्मक भी हो सकती है। उदाहरण के लिए हमने अपने मित्र को, ये है, इसने अपने मित्र को पुस्तक देने के लिए कहा, वह हमारे संदेश का उत्तर सुन करके, संदेश को सुन करके हाँ भी कह सकता है और ना भी कह सकता है। उसकी हाँ ना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर वो हाँ कहता है तो हमारे लिए सकारात्मक है, और वो ना कहता है तो हमारे लिए नकारात्मक है। इस प्रक्रिया को, संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की जो भूमिका है उसी को फीडबैक कहते हैं। भाई इसका जो रिस्पॉन्स रहा प्राप्तकर्ता का उसी को हम फीडबैक कहते हैं। और फीडबैक से पता चलता है कि संचारक ने जो संदेश भेजा था प्राप्तकर्ता के पास वह उसी अर्थ में प्राप्तकर्ता को मिला है या नहीं। फीडबैक के अनुसार संचारक अपने संदेश में सुधार करता है और संचार की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। इसमें लास्ट है शोर या बाधा। शोर या बाधा ये भी कई प्रकार की उत्पन्न हो सकती है। बाधा यानी कि शोर का मतलब जैसे नॉइज, यह शोर कई प्रकार का होता है। हो सकता है ये मानसिक से लेकर तकनीकी भी हो, भौतिक भी हो, हमें कोई शोर सुनाई दे रहा हो, या कोई जैसे टेलीफोन में कहीं गड़बड़ हो, आवाज़ साफ नहीं आ रही हो, माइक ठीक नहीं हो, तो ये कई तरह की हो सकती है। शोर के कारण संदेश, जो संचारक संदेश पहुंचा रहा है, प्राप्तकर्ता को सही ढंग से संदेश नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसकी आवाज़ क्लियर ना हो, कोई और डिस्टर्बेंस हो, तो उसके कारण जो शोर भी एक बाधा बन सकती है, रुकावट बन सकती है। इसके लिए हमें ये देखेंगे कि सबसे पहला है हमारा स्रोत, यानी कि संचार पहुंचाने वाला व्यक्ति। संचार पहुंचाने वाला व्यक्ति एक संदेश पहुंचाता है, संदेश देता है। संदेश का माध्यम क्या है? टीवी भी हो सकता है, समाचार पत्र भी हो सकता है, व्हाट्सएप भी हो सकता है, इंस्टाग्राम भी हो सकता है, माध्यम कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर इसमें शोर है तो ये रुकावट बनेगा, अच्छे से नहीं पहुंच पाएगा। वो जो इसने संचारक ने जो संदेश दिया वो किस माध्यम से दिया, प्राप्तकर्ता को मिला, प्राप्तकर्ता को मिलने के बाद उसका फीडबैक लिया। फीडबैक में इसकी भूमिका सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है। किसकी? फीडबैक करने वाले, इसकी प्राप्त करने वाले की। अगर फीडबैक सही नहीं है तो संचारक अपने संदेश में, अपने मैसेज में फिर सुधार कर सकता है। ये था आपका संचार के तत्व। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कोई दिक्कत हो, कोई नई वीडियो बनवानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।